गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरियाणा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में 10th क्लास के टर्म 1 के गद्य भाग के पहले अध्याय नेताजी का चश्मा के महत्वपूर्ण कथनों पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, टर्म 1 नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम होना है उसमें आपका नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत, ये 2 अध्याय हैं गद्य खंड में से। इसका एक वीडियो मैं आपको भेज चुका हूँ, दूसरा वीडियो ये तैयार है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें क्या देखना है आप लोगों को, असल में क्या समझना है। मैंने इस चैप्टर में से आपके महत्वपूर्ण कथन निकाले हैं और उन कथनों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये कथन किसने कहे और किस संदर्भ में कहे। देखिए, परीक्षा में क्या होता है कि जो पेपर बनाने वाला होता है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। वो उस पाठ से संबंधित आपसे कुछ भी पूछ सकता है। वो गद्यांश में कथन भी दे सकता है, बिना गद्यांश के भी कथन देख करके आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो पाठ से संबंधित हर बारीक बात आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भेजी है, अभी मैंने इसमें से कथन निकाले हैं और महत्वपूर्ण आपके जो शब्द अर्थ हैं उनके भी मैंने यहाँ कुछ अर्थ दिए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं नेताजी का चश्मा पाठ के महत्वपूर्ण कथन। देखिए, पहला कथन, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? ये कथन कहा था हालदार साहब ने। ये कथन कब कहा? जब हालदार साहब को ये पता चला कि कोई कैप्टन है, चश्मे वाला है, वो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाता है, तो हालदार साहब कहीं ना कहीं उस कैप्टन चश्मे वाले के प्रति नतमस्तक हो गए थे और वो पान वाले के पास पान खाने के लिए रुकते थे, जो उस कस्बे में नेताजी की मूर्ति के सामने, नेताजी का जो स्टैचू था उसके सामने उसकी पान की दुकान थी। तो उन्होंने पान वाले से पूछा था कि तुम जो कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कह रहे हो कि यह चश्मा वो लगाता है, क्या वह कोई आज़ाद हिंद का सिपाही है? क्या वो नेताजी का कोई साथी है जो इस समय जीवित है? इसलिए उसके सामने आप लोगों ने उसके नाम के आगे कैप्टन लगा रखा है। तो ये कैप्टन कौन है? आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही तो नहीं है। तो यह बात हालदार साहब ने पान वाले से कंफर्म करने का प्रयास किया था। दूसरा देखिए, साहब कैप्टन मर गया, ये कथन है पान वाले का। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, हालदार साहब हर 15 दिन में उस कस्बे से गुजरते थे। जब एक बार उस कस्बे से गुजरे तो उन्होंने देखा नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के है। तो उन्होंने पूछा कि भाई, आज तुम्हारे ये नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के कैसे है, क्या कारण है? इससे पहले मैंने कभी भी नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखा। तो पान वाले ने बड़े उदासी भाव से, बड़े मायूसी से जो है हालदार साहब को उत्तर दिया, साहब कैप्टन मर गया। कहने का तात्पर्य ये है कि वही कैप्टन चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के रहने नहीं देता था। अब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए जो है नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के दिखाई दे रही थी। तीसरा कथन देखिए, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? हालदार साहब जब कस्बे से गुजरे, जो ऊपर वाली बात है, उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? तो पान वाले ने कहा, साहब कैप्टन मर गया, अब मूर्ति को चश्मा कौन लगाए? तो ये बात पूछी थी हालदार साहब ने और इसका उत्तर दिया पान वाले ने कि साहब कैप्टन मर गया, अब इस मूर्ति पर आपको कभी भी हो सकता है चश्मा ना लगा दिखाई दे, हो सकता हो भी। इस तरह के वो मनोभाव एक दूसरे के बीच में प्रेषित होते हैं, पान वाले के बीच में और हालदार साहब के बीच में। तीसरा महत्वपूर्ण देखिए कथन, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। जब हालदार साहब ने उससे पूछा कि तुम्हारे कैप्टन चश्मे वाला, जो तुम्हारे कस्बे का, जिसे तुम कैप्टन चश्मे वाला कहते हो, तुम बताते हो कि इस मूर्ति पर वही चश्मा लगाता है, क्या कोई वो आज़ाद हिंद फौज का सिपाही है, क्या नेताजी का कोई साथी है? तब कैप्टन वाला जो है, जब पान वाला जो है वो बड़े अनमने से अंदाज के अंदर जो है चिढ़ करके, कहीं ना कहीं ईर्ष्या भाव से मुंह में जो पान खा रहा है पीक थूक करके और कहता है, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। उसके नाम के आगे तो ऐसे ही कैप्टन लगा रखा है लोगों ने, असल में वो कोई कैप्टन नहीं है। तो ये कथन पान वाले ने कहा था हालदार साहब को, जब हालदार साहब ने उससे पूछा कि वह आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है, तब उसने कहा वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। इस तरह से जो है उसने एक देशभक्त का मजाक उड़ा करके कहीं ना कहीं जो है
देश के स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी कुर्बानी के लिए कहीं ना कहीं शर्मिंदा किया है एक प्रकार से। तो पान वाले जैसे लोगों पर ये कहानी व्यंग्य भी करती है, जिनके अंदर स्वयं तो देशभक्ति के भाव नहीं होते, लेकिन जिनके अंदर देशभक्ति के भाव होते हैं, उनका मजाक उड़ाना ऐसे लोग एक प्रकार से कहीं ना कहीं अपना कर्तव्य समझते हैं, नासमझी से ऐसा करते हैं। अगला देखिए, मुस्कुराता हुआ बोला मास्टर बनाना भूल गया। ये कथन है पान वाले का। जब हालदार साहब ने पूछा कि मुस्कुराता हुआ बोला मास्टर बनाना भूल गया, तो उन्होंने ये कथन पूछना चाहा। जब हालदार साहब वहाँ से हर 15वें दिन गुजरते थे तो उन्होंने पूछा कि भाई मूर्ति तो संगमरमर की है और इस पर जो है चश्मा रियल लगा हुआ है, ये तो बड़ी कौतुक वाली बात है। तो पान वाले से सारी बातें पूछते हैं, क्योंकि पान वाले की दुकान बिल्कुल मूर्ति के फ्रंट में थी और मूर्ति वहाँ से बहुत साफ दिखाई देती थी। तब पान वाला वही पान खाता हुआ, पान की पीक थूकता हुआ और सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे जो है गांव के एकमात्र कस्बे के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने मूर्ति बनाई थी और उसको कम समय दिया गया था मूर्ति बनाने का, और वो जल्दबाजी में जो है चश्मा, क्योंकि जो काफ़ी बारीकी का कार्य होता है, उसको वो नेताजी की मूर्ति को नहीं लगा पाया। तो मुस्कुराता हुआ बोला मास्टर बनाना भूल गया। तो ये मास्टर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ड्राइंग टीचर मोतीलाल के लिए। अगला देखिए, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ हौम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। ये उस समय का बड़ा महत्वपूर्ण कथन है। हालदार साहब, जब उसने पान वाले ने उनसे कहा कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल, तब ने कहीं ना कहीं हालदार साहब इस बात से बड़े आहत होते हैं, क्योंकि वो कैप्टन चश्मे वाले को एक देशभक्त मानते हैं। वो उनकी नज़र में एक बहुत महान व्यक्तित्व है जो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं रहने देता। तब नेताजी कहीं ना कहीं उस पान वाले के उस व्यंग को याद करते हुए जो है हालदार साहब कहीं ना कहीं इस बात को सोचते हैं कि क्या होगा उस कौम का, कि उस जाति का क्या होगा जो अपने कौम, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम करने वालों पर हंसती है। वो ये मानते हैं कि ऐसे लोग, इस देश के लोग, उनका क्या होगा जो देश की आज़ादी पर, देश को आज़ाद करवाने में जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, देश को स्वतंत्र कराने में जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, देश के जो लोग उन पर हंसते हैं, वास्तव में वो उन महान स्वतंत्रता सेनानियों पर नहीं हंसते, वास्तव में वो अपने आप पर ही हंसते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये कौन कौन सी है जो अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है? इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो हंसी मजाक में स्वतंत्रता सेनानियों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, धूर्त होते हैं और अपनी कमाई करने के लिए मौके ढूंढते हैं। पान वाले के आसपास आपने देखा होगा भीड़ इकट्ठी होती है, पान वाला उनको किस्से सुनाता रहता है और बदले में वो अपनी सामग्री बेचता रहता है। तो ये अंतिम पंक्ति बड़ा भारी व्यंग है कि अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ऐसे लोग अनर्गल बातें करते हैं, दकियानूसी बातें करते हैं, देशभक्तों का अपमान उड़ाते हैं, कहीं ना कहीं जो है तो इस प्रकार से लोग उनके आसपास इकट्ठे होकर के अपना मनोरंजन करते हैं और ऐसे स्वार्थी लोग, पान वाले जैसे स्वार्थी लोग उनका मनोरंजन करते हैं। इस प्रकार से वो अपने बिकने के मौके स्वयं ढूंढते हैं। तो ये एक प्रकार से पान वाले पर हालदार साहब का व्यंग है। अगला देखिए, भावी पीढ़ी के मन में अभी भी देशभक्ति की भावना है। ये कहानी के अंत में उस समय की घटना है जब वो पान खाने के लिए उस कस्बे से गुजरते थे, तब उन्होंने देखा कि क्योंकि काफ़ी दिन से जो है मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा हुआ था, कैप्टन चश्मे वाला मर गया था, तो एक बार वो वहाँ से गुजर रहे थे और वो वहाँ रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन एकदम उनकी गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही थी और उन्होंने एकदम गाड़ी को जो है ब्रेक लगाने को कहा और उछल के जो है वो गाड़ी से बाहर निकल गए और उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर इतने दिनों से जो चश्मा नहीं है, क्योंकि कैप्टन चश्मे वाला मर चुका था, आज उस पर सरकंडे का एक जो है चश्मा लगा हुआ है। तो उनके मन में बड़ा संतोष का भाव आता है और कहीं ना कहीं वो भावुक हो जाते हैं और उनके मन में ये भाव आता है कि भावी पीढ़ी के मन में अभी भी देशभक्ति की भावना है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो यंग जनरेशन है उसके मन में कहीं ना कहीं अभी भी देशभक्तों के प्रति सम्मान है। उसी किसी देशभक्त ने ही, ऐसे ही किसी देशभक्त ने जो है कैप्टन चश्मे वाले की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया है।
तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है ये आज़ादी की लौ जल रही है जिसे कैप्टन चश्मे वाले ने जलाया था। तो ये बात सरकंडे का चश्मा देख करके कहीं ना कहीं हालदार साहब को बड़ा संतोष होता है और वो कहानी के अंत में भावुक होते हुए देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ये कथन है हालदार साहब का। ये उस समय की घटना है जब कैप्टन चश्मे वाला मर चुका था, मूर्ति काफ़ी दिनों से बिना चश्मे के थी, मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा हुआ था। हालदार साहब वहाँ से गुजरते थे, उनको बड़ा दुख होता था कि कैप्टन चश्मे वाले के बाद कोई भी देशभक्त नहीं बचा है, किसी को भी इस मूर्ति पर चश्मा लगाना अपनी जिम्मेदारी नहीं लगती है। तो वो अक्सर कहते थे कि जब भी वहाँ से गुजरते थे तो उनका मन नहीं करता था कि वो पान वाले के पास रुकें, उसका पान खाएं, क्योंकि अगर वो पान वाले के पास रुकेंगे तो उनका ध्यान मूर्ति की तरफ जाएगा और जब मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होगा तो कहीं ना कहीं वो भावुक हो जाएंगे, उनको कैप्टन चश्मे वाले की याद आएगी और कहीं ना कहीं जो है वो ऐसा इस स्थिति को फेस नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा था कि पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे और आगे जाकर के पान खाएंगे ताकि उनको उस भावुक स्थिति को देखना ना पड़े, उनको कैप्टन चश्मे वाले की याद ना आए, इसलिए उस मूर्ति को नहीं देखना चाहते थे। इसलिए वहाँ से वो फटाफट सीधे निकल जाना चाहते थे, क्योंकि वो कई बार से देख रहे थे, क्योंकि महीने में 2 बार हर 15वें दिन उनको उस कस्बे से गुजरना पड़ता था और कई बार से वो देख रहे थे कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के है। अगला देखिए, ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे ही खा लेंगे। ये कथन भी हालदार साहब का कथन है। इसी कथन को आगे कहा गया है क्योंकि वो ड्राइवर से ये बात कहना चाहते थे कि क्योंकि ड्राइवर को ये बात पता थी कि हालदार साहब हर बार मूर्ति के सामने पान वाली दुकान पर रुकते हैं, पान खाते हैं और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते हैं। तो पिछले कई दौरों से उन्होंने देखा था, कई चक्कर वहाँ से उनके लग चुके थे कि मूर्ति जो है बिना चश्मे के है और ये बात उनको बहुत खलती थी, अखरती थी, कहीं ना कहीं दुख देती थी। तो वो नहीं चाहते थे कि अपने मन को दुखी करें। तो जैसे ही वो कस्बे के नज़दीक पहुँचे, उन्होंने अपने ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं है, आज बहुत काम है, पान आगे ही खा लेंगे। क्योंकि ड्राइवर को पता था हालदार साहब जो है चौराहे पर जो दुकान है, मूर्ति के सामने जो दुकान है, वहाँ पर गाड़ी को अवश्य रुकवाते हैं और वहाँ पान खाते हैं। लेकिन आज जो है हालदार साहब का मूड अच्छा नहीं है, वो नहीं चाहते कि वो उस मूर्ति को बिना चश्मे के देख करके दुखी हों, इसलिए उन्होंने ड्राइवर से कह दिया कि तुम सीधे चलो। आगे देखिए, महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। यह कथन भी हालदार साहब का है। यह कथन कहानी के शुरू में कहा गया है, जब पहली बार हालदार साहब उस कस्बे से गुजरे तो उनको देख करके बड़ा कौतुक हुआ, आश्चर्य हुआ कि उन्होंने देखा बड़ी खूबसूरत सी संगमरमर की मूर्ति है और उस पर जो है काले मोटे फ्रेम का एक चश्मा लगा हुआ है। तो उनके अंदर बड़ी ये भावना जगी और उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है, मूर्ति तो तुम्हारे नेताजी की संगमरमर की है, पत्थर की है, लेकिन उस पर काले फ्रेम का जो चश्मा है ये अपने आप में बड़ा कौतुक प्रकट करता है, ये कैसे है, मूर्ति पर संगमरमर का ही चश्मा क्यों नहीं है। तो तब वो पान वाला उसको सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे जो हमारे क्षेत्र का ड्राइंग मास्टर था मोतीलाल, वो मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया, इसलिए यहाँ जो पास में ही एक कैप्टन चश्मे वाला है, लोग उसको कैप्टन कहते हैं क्योंकि वो नेताजी की मूर्ति के नीचे ही अपने चश्मे के फ्रेम और चश्मे बेचने का कार्य करता है और वो जो चश्मा नेताजी की मूर्ति को सूट करता है, फिट आता है, वो उस पर चश्मा लगा देता है ताकि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के बुरी ना लगे। तो ये सारी घटना सुन करके, ये सारी बातें सुन करके जब हालदार साहब पान खा करके गाड़ी में बैठते हैं तब वो उस कस्बे के लोगों के बारे में सोचते हुए ये कथन कहते हैं कि महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। तो कस्बे के लोगों की मन ही मन तारीफ करते हैं और ये इस बात को लेकर के बड़े प्रसन्न होते हैं कि इस कस्बे के लोग देशभक्ति के भावों से भरे हुए हैं और देशभक्तों का आदर करना जानते हैं, तभी नेताजी की मूर्ति पर जो है काले फ्रेम का चश्मा लगा हुआ है जो आर्टिफिशियल है, पत्थर का नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उस कस्बे के प्रति कहीं ना कहीं, उस कस्बे में रहने वाले लोगों के प्रति कहीं ना कहीं हालदार साहब के मन में आदर का भाव आता है, सम्मान का भाव आता है।
अगला बिंदु देखिए, देश प्रेम की भावना किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, उसके लिए हथियार उठाना जरूरी नहीं है। देखिए ये जो कथन है ये एक प्रकार से पाठ का मूल संदेश है। पाठ का मूल संदेश क्या है? देशभक्ति है। तो देशभक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि आप हथियार उठा लें, देशभक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि आप देश की सीमा पर जाकर के फायरिंग करें, देशभक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि जब तक आप देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान नहीं करेंगे तब तक आपको कोई देशभक्त नहीं कहेगा। यहाँ पे इस पाठ का मूल भाव यही है कि देशभक्ति की भावना आप कहीं पर भी बैठ करके प्रकट कर सकते हैं, बशर्ते आपके मन में देशभक्ति का भाव हो। उसके लिए हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ रहते हैं, जो कार्य करते हैं वो समाज के लिए करें, देश के लिए करें, बेईमानी से ना करें, ईमानदारी से करें, सत्यनिष्ठा से करें और संविधान के मूल्यों का पालन करें। यदि आप संविधान के संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए अपने कार्य करते हैं तो आप देशभक्त हैं। अगले बिंदु देखिए, अगले ये कुछ पाठ के कठिन शब्द हैं। आपने पाठ पढ़ा होगा, उसमें कुछ ऐसे कठिन शब्द आए हैं, स्टूडेंट्स को कई बार दिक्कत होती है कि इनका अर्थ क्या है। तो कई बार आपसे गद्यांश में कोई कठिन शब्द भी पूछा जा सकता है। तो जो शब्द पूछे जा सकते हैं, संभावित हैं, उनको मैंने यहाँ लिख दिया है। ये आपके गद्यांश में जरूर आपसे पूछे जा सकते हैं और उनका मीनिंग गद्यांश में नहीं दिया होता, इसलिए मैंने मीनिंग के साथ इनको बताने का प्रयास किया ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो देखिए पहला शब्द ऊहापोह। ऊहापोह का मतलब होता है उलझन की स्थिति। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, अंतर्द्वंद। उसको हिंदी के अंदर कहते हैं उलझन की स्थिति और शब्द है ऊहापोह, ऊहापोह की स्थिति। उसके बाद है कम सिन। कम सिन का मतलब होता है कम उम्र। उसके बाद है दुर्दमनीय। दुर्दमनीय होता है जिसे दबाया न जा सके। उसके बाद है गिराक। गिराक आपको पता है गिराक आपको पता है एक प्रकार का देशज शब्द है, वास्तव में ये देशज शब्द है और इसका जो है एक तरह से तद्भव भी आप इसको कह सकते हैं। इसका तत्सम बन जाएगा ग्राहक, कस्टमर को हम कहते हैं। उसके बाद है दरकार। दरकार का मतलब होता है आवश्यकता। उसके बाद है कौम। कौम कहते हैं हम जाति को। इसमें आया ना, पीछे आया था, उस कौम का क्या होगा? कौम मैंने जाति। होम करना। होम करने का मतलब होता है अपना सब कुछ लुटा देना। उसके बाद है ओरिजिनल। ओरिजिनल आपको पता है अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होता है मूल। ओरिजिनल, ओरिजिनल प्रमाण पत्र का मतलब मूल प्रमाण पत्र, आपके जो वास्तविक प्रमाण पत्र हैं। तो ये शब्दावली आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोर्ड पे से इसको देखिएगा और इसका अर्थ ध्यान में रखिएगा ताकि आपको गद्यांश अटेम्प्ट करते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ महत्वपूर्ण कथन बताए हैं। ये आपके पाठ के अति महत्वपूर्ण 11 कथन हैं। इन कथनों से बाहर कोई भी कथन नहीं है। आपकी पुस्तक में जो भी महत्वपूर्ण कथन निकल सकते थे उनका संकलन मैंने इस बोर्ड पे कर दिया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उस कथन से संबंधित जो भी मैंने आपको वक्तव्य दिया है, जो भी मैंने उससे संबंधित छोटी सी आपको संक्षिप्त सी कहानी बताई है, संक्षिप्त सा उसका विवरण दिया है, उसको ध्यान रखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए ये कथन किसने कहा था और कब कहा था, ताकि आपका परीक्षा में कोई भी अंक ना कटे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अगले किसी वीडियो में मैं आपसे फिर रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।